हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में बात करा था कि रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट मींस कि डिफरेंट टेम्परेचर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। देखो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हम होमवर्क दिए हैं आप करेंगे, हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या, पहले हम लोग लिखते हैं इसको कि सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन गिवन rate law expression, given rate law expression is called order of reaction, it's called order of reaction, है ना। देखो तो मेरे बच्चों, देखो मैं चाहता तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के टाइम में ही बता सकता था। अब देखिए, जिस टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं वो वहीं पे कुछ कुछ करने लगते हैं कि ये दिस डैट। मैं आराम से आज पढ़ेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग अस्थिर से पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर होगा, से मान लेते हैं कहीं पे ऐसा दे रखा है R बराबर के A के पावर 2 B के पावर 1, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो बोलता है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर क्या है, 2। तो अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो बोलता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा, तो इसके ऊपर पावर क्या है 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा 2। इसके ऊपर पावर क्या है 1, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा 1। तो बोलता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो बोलता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसके सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर उसके सम को, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर के सम को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में 2, बी के रिस्पेक्ट में 1, दोनों के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा रहता, इसको लिखो
अगर ऐसा रहता मेरे दोस्तों कि R बराबर K, A के पावर A और B के पावर B, है ना, तो अगर मैं बात करता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A इज स्मॉल a, है ना, अगर मैं बात करता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B इज स्मॉल b और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज A प्लस B, है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज A प्लस B, है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है A प्लस B, है ना, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है, उस पावर के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा, उस पावर के सम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, हाँ, अगर सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर पूछा जाएगा, तो अगर सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाएगा तो जो इसके ऊपर पावर होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। अगर सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाएगा तो जो इसके ऊपर पावर होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ए प्लस बी। ठीक है, चलो अब देखो भाई, ये ऑर्डर हम ए तो वहां भी कर सकते थे, फिर भी हम वहां पे क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना था, इसीलिए हम लोग वहां पे ऑर्डर दिस डेट नहीं किए। हम लोग जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे, हम चाहते तो उसमें भी ऑर्डर को दिस डेट कर सकते थे, लेकिन मैंने पैसेंस रखा, मैंने सोचा कि चलो भाई हम कुछ आगे करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्या बात करें मेरे भाई? तो अगर मैं बात करूं क्या, देखो एक होता है ना, हम लोग लिखते हैं कि ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच अकर्स इन ए सिंगल स्टेप, वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता हो उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। देखिए, लेकिन प्रैक्टिकली है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सिंगल रिएक्शन होते हैं, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं वो सिंगल रिएक्शन नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच occurs in chemical reaction in which occurs in single step is called elementary reaction, है ना। मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में होता हो उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। बोलता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता हो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन का एक और डिफिनेशन होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच all reactant molecules collides in a single step is called elementary reaction। बोलता है कि वैसा रिएक्शन जो एक ही, जिसमें सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक ही स्टेप में, बोलता है सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए सेम टाइम, है ना, सॉरी सिंगल स्टेप नहीं, एट ए सेम टाइम ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स एट ए सेम टाइम। बोलता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन का मैंने दो डिफिनेशन पढ़ा, ठीक है, कि वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता हो, मतलब जो एक ही स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, या फिर दूसरा मैंने क्या पढ़ा कि वैसा रिएक्शन जिसमें सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो। वैसा रिएक्शन जिसमें सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो एक स्टेप में होता हो या जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो जिसमें सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। तो ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। अब देखो तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे तो देखे थे कहीं पे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो भी होता था और कहीं भी नहीं भी फॉलो होता था। तो हम लोग मैक्सिमम जगह देखे थे कि लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं हो रहा था। तो आपके मन में सवाल आया था, सर जब लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो ही नहीं हो रहा तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े क्यों? जब लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो ही नहीं कर रहा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन का पढ़ने का मकसद क्या है? हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों पढ़ेंगे? जब हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो ही नहीं कर रहा है, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने का मकसद क्या है? हम लॉ ऑफ मास एक्शन को क्यों पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे। मन में सवाल आया होगा। तो देखो, वहां पे जो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे, इसी के लिए पढ़े थे कि जो रिएक्शन एलिमेंट्री होते हैं, तो जो रिएक्शन एलिमेंट्री होते हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। जो रिएक्शन एलिमेंट्री होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब जो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन फॉलो क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब जो रिएक्शन एलिमेंट्री होंगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा, इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे। मतलब जो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो जो रिएक्शन एलिमेंट्री होंगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेंगे, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को इसे मान लेते हैं, कहीं पे ऐसा था ट्वाइस ए प्रोडक्ट पी, और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है, अगर एक बात अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इट मींस इट फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इट मींस इट फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा तो क्या होगा? आर बराबर के। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पावर वही जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट। तो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर वही जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट। यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया मेरे भाई? समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, देखो तो अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन रहता कि ऐसा है a प्लस बी प्रोडक्ट, है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है एलिमेंट्री या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा बोलता, चलो अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा ट्वाइस ए बी, और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, बोलो। तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो क्या बताए कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगा तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। तो अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन के जो रेट होंगे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रिएक्शन के रेट होंगे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पावर वही होगा, तो आर बराबर के ए की पावर 2 बी के पावर 1, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया।
तो ये हुआ हमारा ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेंगे, और जो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करेगा। चलिए तो देखो, एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां से आपको क्वेश्चन से ऑर्डर निकालना होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कहीं पे क्वेश्चन ना देकर अगर आप इस तरह से अगर आप पूछता कि ये रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and second order with respect to B, ठीक है। बोलता है रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। बोलता है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A becomes double and concentration of V becomes half, तो बोलता है then how many times rate of reaction will be change, है ना। तो बोल रहा है रिएक्शन का रेट कितना टाइम से चेंज कर जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एक रिएक्शन है जो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बोलता है रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब फर्स्ट ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। क्यों, कैसे लिख दिए, तो जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता था वही ऑर्डर कहलाता है, जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा वही ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। चलो ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं, क्या कर रहा है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहा है। बोल रहा है जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन हो कि कितना टाइम्स हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले इनिशियल रेट निकाल लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन ए मान लेते हैं, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज कैपिटल ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वी इज कैपिटल वी। तो मान लेते हैं इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बी, है ना। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर पहला। फिर क्या कह रहा है कि जब हम इसके ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं इट मींस, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2a और बी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई 2। पहले ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए था और बी का कॉन्सेंट्रेशन बी था। अब क्या करा, बोल रहा है जब हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करा, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करा तो रिएक्शन के रेट कितने टाइम से चेंज होंगे, तो हम फाइनल रेट निकाल लेते हैं आर एफ। तो के इंटू ए, ये तो ऑर्डर वही रहेगा 2a का स्क्वायर और सॉरी 2a और b बाई 2 का स्क्वायर, है ना। तो k क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4, यहां से 1/2 का स्क्वायर 1/4, a इंटू वी स्क्वायर 1/2,
तो इनिशियल रेट और ये फाइनल रेट है ना। तो बोल रहा है कितना टाइम से चेंज करेगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम किसी में से किसी को डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 में जब 2 को डिवाइड करोगे तो आर आई अपॉन आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, के ए इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये के ए बाई, सीधे इसको हम लोग 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 के ए इंटू बी स्क्वायर, है ना, दिस टू दिस। तो आर आई अपॉन आर एफ इजकल टू 1/1/2, 2 चला गया है ना ऊपर। तो ये जो फाइनल रेट है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इनिशियल रेट, ठीक है। तो क्या किए हम, पहले इनिशियल रेट निकाल लिए, फिर फाइनल रेट निकाल लिए, फिर हम दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है बच्चों। चलो लिखो तो। अगर देखो तो अगर कहीं पे ऐसा रहता ए रिएक्शन विच फॉलो सेकेंड ऑर्डर with respect to A and first order with respect to B, ठीक है। बोलता है रिएक्शन विच फॉलो सेकेंड ऑर्डर with respect to A and first order with respect to B, है ना। बोलता है if concentration of A becomes half and concentration of V becomes 1/4, then how many times rate of reaction will be change, ठीक है। बोलता है कि रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो तो क्या बोल रहा है कि बोलता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स हाफ, बोलता है जब हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दे रहे हैं तो ये इनिशियल रेट है। तो जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को जब हम हाफ कर दे रहे हैं तो मतलब पहले ए था, अब कितना हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, और बी के कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 कर दे रहे हैं। तो बोलता है रिएक्शन का रेट कितना टाइम से चेंज हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है रिएक्शन का रेट कितना टाइम से चेंज हो जाएगा। तो हम किसी में से किसी को डिवाइड कर दें तो आर एफ बराबर क्या हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा दिस इज 1/4 और ये हो गया 1/4 ए स्क्वायर और बी, ठीक है। तो इस सेकेंड इसको मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, तो सेकेंड में से जब फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आर एफ अपॉन आर आई, तो क्या हो जाएगा के बाई 16 ए स्क्वायर बी अपॉन के ए स्क्वायर बी, ये पूरा का पूरा गया, के से के गया, आर एफ अपॉन आर वाई 1/16, तो आर एफ इज द आर आई इंटू 1/16, है ना। तो पहला तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लिख लो।
देखो एक इस तरह के क्वेश्चन होता है, ठीक है, बोलता कि ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, बोलता इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज y 2 times then rate becomes 8 times, rate becomes 8 times, है ना। बोलता कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम कर रहे हैं, तो जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है, रिएक्शन का रेट क्या हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो क्या बोलता है कि ऑर्डर बताओ, बोलता है जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं, जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो बोलता है ऑर्डर बताओ। देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, ऑर्डर गिवन था, ऑर्डर गिवन था और रेट पूछ रहा था कितना टाइम्स हुआ। इस बार क्या है, रेट गिवन है, ऑर्डर पूछ रहा है कितना टाइम्स हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है R बराबर के ए के पावर n है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है R बराबर के ए के पावर n है। बोलो दिस इज द n पावर जो होता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेरे को ऑर्डर कहां पता जी, एक क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि R बराबर के के पावर n, दिस इज द n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल मतलब ये 8R कब, जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए, मतलब 2 इंटू ए किए, है ना जी। तो मुझे n चाहिए, तो दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, तो किसी में से किसी को भाग दे दो, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, तो 8R अपॉन R के 2a के पावर n के a के पावर n, दिस टू दिस, के से के a के पावर n। अब देखो इसको सोल्व करने आना चाहिए भैया, 2a के पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू a के पावर n। ये बहुत बड़ा कलाकारी नहीं है ना, ये बहुत बड़ा मैथ का जरूरत इसमें नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर n से a के पावर n चला गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू a के पावर n अपॉन a के पावर n, a के पावर n से a के पावर n गया, तो यहाँ क्या बचा 8 बराबर 2 के पावर n। तो इस 8 को हम 2 के पावर क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर n, तो n इज द 3। समझना है बातों को। इन प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे उसमें क्या दिया हुआ था मेरे भाई, तो उसमें दिया हुआ था हमारा क्या, ऑर्डर गिवन था, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो मान लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन है R बराबर के ए के पावर n, है ना, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो रिएक्शन जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए तो इसका रेट 8R हो गया, इसको सोल्व कर दिए, n3 आ गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखो देखिए
आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 224 है, IIT JEE 2002 में पूछा है। देखिए आप लोग ना असाइनमेंट को प्रिंट आउट करवा लेंगे, ठीक है। तो बिना प्रिंट आउट किए आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं लेकिन बार बार क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। PDF हम सेंड किए हैं, उसको आप लोग डाउनलोड करके उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। देखा जाए भाई क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर ए रिएक्शन AG plus BH प्रोडक्ट P। बोलता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट is double, the rate increases by 8 times. The rate increases by 8 times. The rate increases by 8 times, है ना। However, when concentration of G is double, when concentration of G is double, when concentration of G is double, keeping the concentration of H fixed, बोलता है the rate is double, है ना। बोलता है the overall order of reaction is, है ना। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है A 0, B क्या है 1, C क्या है 2, D क्या है 3, ठीक है। देखिए इसीलिए हम वहां पे ऑर्डर नहीं बताए थे, क्योंकि मुझे ऑर्डर पे बहुत डिटेल से पढ़ाना था, ठीक है। तो वहां पे मुझे भी बोलने में कुछ बहुत टाइम नहीं लगता कि ये ऑर्डर होता है, लेकिन मुझे पैसेंस है, पैसेंस बहुत जरूरी है। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट हो जो पहले पढ़ लिए होते हैं, उनको लगता है कि अरे सर यहाँ तो ऑर्डर बताया ही नहीं। यही देखो मुझे सब पता था, और चाहते तो वहां ऑर्डर बता सकते। और यही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कहां पे किस चीजों को यूटिलाइज करना है, यही टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। बोलता है कंसीडर ए रिएक्शन Ag plus BH प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज डबल, द रेट इंक्रीजेज 8 टाइम्स। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। बोलता है जब हम दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं, तो जब हम दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जाता है, पहला बात। दूसरा क्या बोलता है, हाउ एवर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G इज डबल, जब हम G के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और H के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रख रहे हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है। जब हम G के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और H के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रख रहे हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। क्या बताओ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। अब देखो बच्चों, पहला बात, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है नहीं। अब देखो बहुत सारे के बच्चे के दिमाग में आने लगेगा कि ले ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऊपर वही पावर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट। तो अगर इस नशे में चूर है ना तो इस नशे से बाहर आइए, है ना। ये जो आप अगर इस नशे में चूर है, ले ऑर्डर को चाहिए जी, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब पावर वही जो बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट। तो भैया मेरे, ये जो नशे में चूर है ना, नशे से बाहर आइए। इस बात की तो पहले गारंटी ही नहीं है कि हर एक रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करे। हाँ, जब लिखल रहेगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है
तो लिखल रहेगा जब रिएक्शन में एलिमेंट्री है तब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे। तो यहां कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अब देखो, अगर हम ऐसा मान लेंगे ना कि R बराबर K G के पावर A H के पावर B, तो तुम्हारे मन में कुछ कुछ होने लगेगा कि लो, ये कैसे सर जान गए कि रिएक्शन के रेट ही होगा? अब ये बोले हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉलो नहीं करेगा और ये करवा दिए हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं R बराबर K G के पावर M और H के पावर N। चलो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब आते हैं, बोल रहा है कि जब हम दोनों को डबल कर रहे हैं, मतलब G और H दोनों को जब हम डबल कर रहे हैं, जब G और H दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। जब हम G और H दोनों को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो 2G के पावर M और 2H के पावर N। तो जब हम दोनों को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। पहला बात को नोट किए। दूसरा क्या कह रहा है कि G को डबल कर रहे हैं और H को फिक्स रख रहे हैं। तो G को डबल कर रहे हैं और H को फिक्स रख रहे हैं, मतलब ऐसे ही। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3rd। तो बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, है ना। तो ऑर्डर का मतलब तो वही होगा M प्लस N। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का मतलब तो वही होगा M प्लस N। तो हम ऑर्डर तब बता पाएंगे जब मुझे M और N पता हो जाए। तो ये M और N कैसे पता होगा? जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब देखो, M और N चाहिए, इसके सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो घिसी पिटी तरीका है, 3 इक्वेशन है। तो अगर M चाहिए तो N को रिमूव करेंगे, सॉरी, अगर M चाहिए तो हम उसमें भागा देंगे। बताया था ना कि अगर X चाहिए तो Y को एलिमिनेट करते हैं, तो अगर M चाहिए तो पहले N को रिप्लेस कर देते हैं। तो N को कैसे हटाएंगे? अगर M चाहिए तो पहले N को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो जहां जहां पे N सेम होगा उसमें डिवाइड करेंगे। तो कहां कहां पे N सेम है? पहला में और तीसरा में। तो पहला और तीसरा में अगर N सेम है तो इसको डिवाइड कर लो। क्वेश्चन लिख लेना तुम लोग असाइनमेंट से। तो पहला और तीसरा में N सेम है, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3rd, है ना। तो R बराबर K और G के पावर M और H के पावर N, है ना। यहां क्या हो जाएगा? 2R बराबर K 2G के पावर M और H के पावर N, दिस टू दिस, K से K 1/2। तो क्या हो जाएगा? ये G के, यहाँ G के पावर M, यहाँ पे G के पावर M, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2 के पावर M, है ना। तो यहाँ पे 2, तो इसको 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर M, तो M का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो, अगर N चाहिए तो M को एलिमिनेट करेंगे। M कहां कहां पे सेम है? सेकेंड और थर्ड में, है ना। तो सेकेंड और थर्ड को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा? 8R अपॉन 2R बराबर K 2G के पावर M और 2H के पावर N। क्या हो जाएगा यहाँ पे? K 2G के पावर M और H के पावर N, दिस टू दिस 4 H के पावर N। तो 4 बराबर 2 के पावर N, तो 2 के पावर स्क्वायर बराबर 2 के पावर N, N का वैल्यू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा M प्लस N, है ना, M प्लस N। तो M का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया, ठीक है। तो पहला तो एक तरीका है इसको सोल्व करने का, इसको लिखो, फिर हम लोग दूसरे तरीके का बात करते हैं। अब देखो, हम लोग इतना तामझाम नहीं करेंगे यार, ठीक है। अगर आपके पास दिमाग है, एक तो एक हुआ घिसी पीटी तरीका, ठीक है। आपको फाइनल निकालना क्या है?
ऑर्डर। फाइनल क्या निकालना है आपको? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा m प्लस एन। और हम ऑर्डर की बात करेंगे तो m प्लस एन, है ना। तो अगर हम m प्लस एन की बात करें, देखो तो इस इक्वेशन को थोड़ा, 8r बराबर k, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू जी के पावर m, मतलब 2 के पावर m इंटू जी के पावर m। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर n इंटू h के पावर n। 8r, इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर m, 2 के पावर n k, g के पावर m और h के पावर n। और k g के पावर m, h के पावर n क्या है, r है। 8r बराबर 2 के पावर m, 2 के पावर n, और ये क्या है, r से r गया, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर m प्लस n। और इस 8 बराबर क्या लिखेंगे, 2 के पावर q m प्लस n, है ना। तो m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो। इजी है, तो किससे आप सोल्व कर सकते हो। तो ये देखिए हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो, ये हुआ ऑर्डर। अब हम लोग एक नया टर्म देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, है ना। तो ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी होता है क्या, ठीक है। अब हम लोग एक नया टर्म देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी होता है क्या, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है। बोलता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्या बोले कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। तो अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, total number of reactant molecules which participate in elementary reaction is called molecularity। बोलता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। क्या बोले कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। अब सोचो, इसे मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है ऐसा, N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2, है ना। और ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है और इस एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 1, N2O5 1 मॉलिक्यूल्स है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 कहलाएगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 कहलाएगा, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 कहलाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। जो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। तो अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा तो रिएक्शन का रेट
रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर वही जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट है ना, पावर वही जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट, तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो पावर कितना होगा 1 होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 तो ऑर्डर भी 1 होगा, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। और इस एलिमेंट्री रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट करा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। अगर इस एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर एक मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट किया है, अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी 1 होगी। तो अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर फॉलो कर रहा है तो ए रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा, है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं, इसको लिख लो। अब देखो तो यार, अगर मान लेते हैं कहीं पे ऐसा रहता कि ए प्लस बी प्रोडक्ट पी, है ना, और अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहा है 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, ऑर्डर भी कितना होगा 2, है ना। और अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है तो उसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, और जहां पे मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा लिख लेना साइड में, उसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो उसे हम लोग बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे, और अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी बोले कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करे, एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट वैसा केमिकल रिएक्शंस में सारा जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करे उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब देखो कभी ऐसा सुना कि जीरो ट्रक ने जीरो ट्रक को धक्का मारा, कभी जीरो रिएक्टेंट से कोलाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो। दूसरा कभी ऐसा सुना कि आधे ट्रक ने आधे ट्रक को धक्का मारा, ऐसा सुना कभी से तुम अपने जाओ दोस्त उसके घर पे जाओ, दो तवराक दो और उसको बोलो भैया मैंने झगड़ा नहीं किया, मेरा हाथ ने तुम्हारा गाल से झगड़ा किया, बोलेगा अच्छा ऐसा है, तो लात उठाएगा 4 देगा, बोलेगा हम कहां झगड़ा किए जी, मेरा लात तुमसे झगड़ा किया। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी का आधा मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी फ्रैक्शन, एक कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। अब सोचो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है, क्या तो मॉलिक्यूलरिटी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो, मतलब जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करेगा वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करेगा, एट ए टाइम दिस
एट ए टाइम कोलाइड, जैसे एट ए टाइम का मतलब समझो, देखो मैक्सिमम कॉलिजन कैसे होता है दो लोगों के बीच में। से मान लेते हैं कि आप जा रहे हो आंख बंद करके और रोड पे किसी से टकरा गए, अगर सही आदमी से टकराए तो ठीक है, अगर गलत आदमी से टकरा गए तो मुंह पूरा फुल गया। नहीं, बहुत लोग जा रहा होता है किसी से टकरा गया, बोला भैया जी सॉरी गलती हो गया, बंदा समझने वाला था तो समझा, नहीं तो दिया। मैक्सिमम आपके एक साथ में कितने लोगों से टकरा सकते हो? एक लोगों से। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनता है कि एक गाड़ी इधर से जा रहा था, एक गाड़ी इधर से आ रहा था, दोनों कोलाइड करा। मतलब एट ए टाइम मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं? दो। मैक्सिमम मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी यही होता है कि एक कार इधर से आ रहा था, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोलाइड करा एट ए टाइम। तो यहां पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करा? दो। मतलब मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी दो होने का चांस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि एक ब्योरा इधर से आ रहा है, एक ब्योरा इधर से आ रहा है, एक कार इधर से, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रक इधर से आया, एक ट्रक इधर से आया और बीच में एक बाइक वाला है और एट ए टाइम कोलाइड किया। कॉलिजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेड़ है, एक ब्योरा वाला है, ट्रक ब्योरा वाला है, आया कोलाइड कर दिया, फिर उधर से दूसरा ब्योरा घूमते फिरते आया, फिर टकरा गया उसी में, और फिर एक ब्योरा घूमते फिरते आया, फिर टकरा गया उसी में। तो देखो दोनों में अंतर क्या है? उस कॉलिजन में भी तीन लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन क्या वो रिएक्शन एलिमेंट्री है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों कॉलिजन एक साथ नहीं हो रहा है। तीनों कॉलिजन एक साथ नहीं हो रहा है। अगर तीनों कॉलिजन अगर एक साथ हुआ होता तो वो एलिमेंट्री कहलाता। अगर तीनों कॉलिजन अगर एक साथ हुआ होता तो वो एलिमेंट्री कहलाता, और उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते वो मॉलिक्युलरिटी कहलाता। लेकिन यहां पे क्या है? इधर से एक कार, इधर से एक कार और बीच में एक बाइक वाला, और तीनों का कॉलिजन एट ए टाइम हुआ है। और अगर तीनों का कॉलिजन अगर एट ए टाइम हुआ है तो यहां पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड किया है? तो तीन। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? तीन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी 3 हो सकता है। ठीक है। अब देखो तो यहां पे मॉलिक्युलरिटी दो, ऑर्डर दो, फर्स्ट में मॉलिक्युलरिटी दो, मॉलिक्युलरिटी एक, ऑर्डर एक। तो जनरली इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होता है। इसको लिखो। अब देखो तो हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो हम लोग जो पढ़े कि ऑर्डर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, अब हम लोग क्या देखते हैं? ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो पहला बात है कि जो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा तो वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में होता हो। दूसरा बात कि जिसमें सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो। तीसरा बात कि जो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। चौथा बात कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर इक्वल होता है। देखो थोड़ा सा इधर हम लोग देखते हैं, कभी कभी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, 12th में पूछता है मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो क्या लिख सकते हैं? पहला कि इट नेवर बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी जीरो, इट नेवर बी नेगेटिव, इट नेवर बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव। इट नेवर बी फ्रैक्शन, इट मे बी फ्रैक्शन, ठीक है, इट मे बी फ्रैक्शन।
इसका क्या लिख सकते हैं, जनरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 3, है ना, इट मे बी ग्रेटर देन 3, है ना, तो ये 3 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का अगर डिफरेंस पूछ देगा तो लिख देंगे कि ये 0 होगा, ये 0 नहीं, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकता है बट ऑर्डर 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है लेकिन ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा लेकिन ऑर्डर 3 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसको लिखो। देखो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहला नंबर की एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन उसको कहते हैं जो सिंगल स्टेप में होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन उसको कहते हैं जो एक स्टेप में होता है, उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होंगे उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, मतलब जो एक स्टेप में हो जाए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जो ढेर सारा स्टेप में होता हो, जो सिंगल स्टेप में नहीं होता हो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं कि ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि जो ढेर सारा स्टेप में होता हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन in which occurs in so many steps, it's called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। मतलब वैसा रिएक्शन जो ढेर सारे स्टेप में होता हो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब वैसा रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था कि वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो, दूसरा जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करता हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। देखो जनरली दुनिया का कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दुनिया में जनरली कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कोई आदमी रातों रात आज हम शुरू किए कल हम करोड़पति नहीं बन सकते, अरबपति नहीं बन सकते, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना ही होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अरे यार ये तो कल साइकिल से घूमता था आज मर्सिडीज से घूमता है। मतलब उसको दो ही चीज दिख रहा है, एक इनिशियल स्टेप और एक फाइनल स्टेप। लेकिन उस साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचने के लिए उस आदमी को ढेर सारा झेल झेलना पड़ा होगा, ढेर सारा ठोकरें खाना पड़ा होगा। मतलब कल किसी दिन 10, किसी दिन 100, किसी दिन 500, किसी दिन 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, गजर, ऐसे कर करके वो करोड़ तक पहुंचा है। मतलब वो देखने में लग रहा है कि वो आदमी साइकिल से चलता था, वो मर्सिडीज से घुरता है। मतलब उसका इनिशियली एज ए रिएक्टेंट साइकिल और एज ए प्रोडक्ट मर्सिडीज दिख रहा है, लेकिन उस साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचने के लिए उन्होंने ढेर सारा स्टेप से गुजरना पड़ा। उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स मान लेते। कहीं पे अगर ऐसा रहता कि एक्स से वाई, ए से बी रहता, तो किसी को क्या लगा कि सीधे ये बी बना, मतलब ये देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म का मतलब कि जिस प्रोसेस को फॉलो करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो देखने में लग रहा है कि सीधा ए बी बना, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ए रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। मतलब ए से पहले एक्स बन रहा है और फिर वो एक्स से बी बन रहा है। तो देखने में क्या लगा कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली में कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। तो यही एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट है। मतलब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगे, हमारा आपका सक्सेस कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, तो बोलेगा सर कॉम्प्लेक्स। क्यों?
क्योंकि वो एक स्टेप, कोई मान लेते तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम आईटीएन बन जाओ, तो तुम एक दिन में आईटीएन नहीं बने हो भाई। नर्सरी की, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ढेर सारा संघर्ष, फिर एग्जाम, फिर रिजल्ट, 4 साल का बीटेक, 5 साल का एमबीबीएस, तब डीआर और ईआर लगता है। डीआर और ईआर ऐसे नहीं लगता है भाई, वो एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है। एक एक दिन, बचपन से लेकर 12 तक, एक एक दिन जब हम लोग डेडिकेशन देते हैं, अपना 100% देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, तब जाकर एज ए रिजल्ट आईटीएन और डॉक्टर बनते हैं। तो बताओ वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन है? तो नहीं है। कैसा रिएक्शन है? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।